नमस्कार साथियों, बादल सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसका विषय है यूपी टीईटी 2018 पेपर 2 के हिंदी के प्रश्न पत्रों का हल हम आपके सामने लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों को हल करने में या इनको समझाने में हमने जो प्रयास किया, हमने जो मेहनत किया वो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसके लिए आप हमसे कमेंट ज़रूर करें। चलिए तो बिना देरी करते हुए आज आपका ये वीडियो प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 लिखा है, गुप्त का विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा होता है, आप जानते हैं। तो गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का मतलब होता है सबसे पहले कि छुपा हुआ, छुपा हुआ। ठीक, तो छुपा हुआ है तो ये छुपा हुआ का जो उल्टा होगा वो होगा प्रकट। तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट। ठीक, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? देखते हैं। गांठ का पूरा मुहावरे का लापरवाह, ईमानदार, दुकानदार, मालदार। तो गांठ का पूरा जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है मालदार, अर्थात जिसके पास पैसा बहुत हो। मतलब कि जो पैसे से अमीर हो, भले ही उसकी बुद्धि कम हो, भले ही उसके पास बुद्धि ना हो, लेकिन अगर वो पैसे से बहुत भरा पूरा है, अर्थात उसका पैसा बहुत है, तो उसको हम कहते हैं गांठ का पूरा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा चौथा, मालदार। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो देखते हैं। लक्ष्य का अर्थ गति होगा नहीं, चांद भी नहीं होता है। लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य और निशाना। लक्ष्य हम साधते हैं। लोग कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मतलब आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और लक्ष्य भेदते हैं अर्थात निशाना लगाते हैं, तो उसका भी उसके लिए भी लक्ष्य शब्द का प्रयोग होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, निशाना, अर्थात निशाना और उद्देश्य। हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द अर्थात सुधा के और कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सुधा आता हो? तो सुधा का, पहली बात तो सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। ठीक, ठीक है, अब अमृत यहाँ पर मिल रहा है तीसरे विकल्प में, तो अमृत और पानी। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? सुधा, अमृत और पानी। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है, अमृत और पानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ये तो आप बहुत सुने होंगे, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ये तो हम लोग अक्सर बोलते हैं लोगों को। अब इसका अर्थ क्या होगा? नामकरण करना नहीं होता है, गुण के विरुद्ध नाम होना। आँख की रोशनी हो जाना ये भी नहीं, संतुष्ट होना ये भी नहीं। तुम्हारा सही विकल्प क्या होगा? गुण के विरुद्ध नाम होना। लोग कहते हैं ना आँख का अंधा नाम नहीं हो, तो कोई आँख का अंधा और उसका नाम नयन सुख रखा जाए, जबकि वो वास्तव में आँख का अंधा है, तो उसके गुण के विरुद्ध उसका नाम रखा गया है, इसलिए गुण के विरुद्ध नाम होना, ये दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? भैया पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? हरियाली तो हमें देते ही हैं पेड़ पौधे, भोजन भी देते हैं, हमें फल खाने को मिलता है, ऑक्सीजन भी हमें देते हैं, हवा ऑक्सीजन भी हमें देते हैं, और जल। हमें पेड़ पौधे जल नहीं देते हैं। हमें पेड़ पौधे क्या नहीं देते हैं? हमें पेड़ पौधे जल नहीं देते हैं। ठीक है, जल या कह सकते हैं पानी को बरसाने का कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो हमें जल डायरेक्ट नहीं देते हैं। पानी हमें पीने के लिए देते नहीं, पानी को बरसाने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो हमें डायरेक्ट जल नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? जल नहीं देते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा गला खराब है
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम अर्थात जो पर्यावरण असंतुलित हमारा हो रहा है उसका दुष्परिणाम इनमें से क्या नहीं है? तो पहला है पेड़ पौधों की कमी कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमिक्षरण की समस्याएं पैदा होना, ये तो होता ही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ये भी पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों को बढ़ना, ये भी है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना, ये विकल्प हमारा सही होगा। छायादार वृक्षों में फल नहीं, क्योंकि कुछ वृक्ष तो ऐसे ही होते हैं जिसमें फल लगते ही नहीं है, जो फलदार वृक्ष नहीं होते फिर भी वो छाया देते हैं। तो उससे पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम का वो कारण नहीं है, बल्कि वो उनका वैसा प्रकृति ही है कि वो उसमें फल नहीं लगते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें फल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण असंतुलन का कारण नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की विधि है। तो कविता शिक्षण की जो विधि है वो हम उस पर बात करते हैं। तो पहला है अर्थबोध प्रणाली, दूसरा है कौशल प्रणाली, तीसरा है लेखन प्रणाली और चौथा है अक्षरबोध प्रणाली। तो अगर कविता शिक्षण की बात करें तो वो है अर्थबोध प्रणाली। जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका अर्थ निकालते हैं। कविताओं को पढ़ते जाते हैं, टीचर आपको कविताएं पढ़ाता है, कविता की पंक्तियाँ जैसे जैसे पढ़ता है वैसे वैसे वो उसका अर्थ बताता हुआ जाता है। और दूसरी जो है लेखन प्रणाली है, अक्षरबोध प्रणाली है, ये जो है व्याकरण शिक्षण की पद्धति। ये क्या है? व्याकरण शिक्षण। ये व्याकरण शिक्षण में यूज होती है, लेकिन अर्थबोध प्रणाली जो है वो आपकी कविता शिक्षण में आती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब एक इसमें शब्द है तो अगले आगे उसका विलोम दिया हुआ है, तो ये देखना है कि कौन सा किसका विलोम नहीं है। तो पहले देखते हैं विश्लेषण और विवेचन। यही पहला ही विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि विश्लेषण और विवेचन ये दोनों विलोम नहीं है, मतलब ये आपस में विरोधी शब्द नहीं है, ये इसका विलोम नहीं है, ये इसका विलोम नहीं है। ठीक है, विश्लेषण मतलब व्याख्या करना होता है, विवेचन मतलब भी व्याख्या करना होता है, तो ये समानार्थी शब्द हैं, दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं, ये विलोम नहीं है इसका। जबकि यौवन मतलब होता है युवावस्था, वार्धक्य मतलब होता है बुढ़ापा, ये दोनों भी विलोम शब्द हैं। लोलुप मतलब होता है लालच, संतुष्ट मतलब होता है संतुष्टि हो जाना, तो लालच का उल्टा संतुष्टि होता है, तो ये विरोध हो गए आपस में। एकांगी मतलब होता है अकेला और सर्वांगीण मतलब होता है सबका या सब हर तरह से, तो ये भी दोनों विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो गए। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा हमारा सही विकल्प होगा पहला विश्लेषण विवेचन। ये जो है दोनों विलोम की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है, इस पर हम ध्यान देते हैं। कृति का मतलब होता है रचना। अन्याय ये अन्याय नहीं है, ये है अन्यान्य। अन्यान्य, इसको थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, ये है अन्यान, अन्य और अन्य, अन्य और अन्य, अन्य 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 मतलब होता है और अर्थात दूसरा दूसरा। ठीक है, अन्यान्य, तो अन्यान और ये अन्योन्य, अन्योन्य मतलब होता है एक दूसरा या परस्पर। अन्योन्य मतलब ये होता है एक दूसरा या परस्पर। और कृति निकृष्ट पुरुष, कृति मतलब नहीं होता निकृष्ट पुरुष, निकृष्ट पुरुष जो होता है उसको हम कहते हैं कुत्सित, कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, कुत्सित पुरुष होता है, निकृष्ट पुरुष के लिए कुत्सित शब्द आता है, कृति शब्द नहीं प्रयोग होता है। तो इसलिए हमारा सही विकल्प इसमें से क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा, अच्छा ये दोनों, हाँ ये दोनों जो है तीन नहीं तीन
टाइप हो गया, ये 4 नंबर है। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृति निकृष्ट पुरुष, ये जो है विकल्प सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, गलत है ये नहीं होगा। ठीक है, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ये भी नहीं होगा। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को लग जाना, ये हमारा विकल्प चौथा विकल्प सही होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा कहते हैं कि भैया कार्य कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात का कुछ काम करने कुछ और आए थे और शुरू कुछ और ही कर दिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ठीक, ये हमारा सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखते हैं, नेता ने भाषण दिया और चला गया। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये संयुक्त वाक्य हैं। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये भी सही होगा। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है, ये भी सही है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य, ये गलत ऑप्शन हमारा है। यही हमें जो है चौथा विकल्प जो यही जोड़ा गलत है, अर्थात ये जो सरल वाक्य नहीं होगा, ये जो है संयुक्त वाक्य होगा। ये कैसा वाक्य होगा? ये होगा संयुक्त वाक्य। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए, नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य, वैसे ही लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य ना हो करके ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ और से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक, अब देखते हैं, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, ये गलत है। क्यों गलत है? पहले यही देख लेते हैं। क्योंकि जो कम खर्च करने वाला होता है उसको अपव्ययी नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मितव्ययी। उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला होता है उसको हम अपव्ययी नहीं कहते हैं, बल्कि हम उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी। ठीक, जिसका इलाज कठिन हो दो शादी, तो सही है कि भाई इलाज बीमारी हो गई किसी को, जिसका इलाज कठिन कहते हैं लाइलाज बीमारी हो गई है। ठीक है, ये सही आपका है। जो मनुष्यता से दूर अमानुषिक, अर्थात जो जानवरों जैसा हो, इंसानों जैसा हो ही ना। जो इतिहास से लिखे जाने पूर्व का युग हो, प्रागैतिहासिक, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा जो कम खर्च करने वाला हो वो अपव्ययी नहीं मितव्ययी कहता। तो यही विकल्प हमारा सही है, अर्थात यही जोड़ा गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है। आदि भी आई, आदि ध्यान रखिएगा, ये आदि जो है नाम है, ये क्या है? नाम है। जब नाम होगा तो यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई, आई है नहीं होगा, आई हैं, माफ कीजिएगा, आई हैं होगा है।
ठीक है। तो पहली बात है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये विराम चिन्ह की दृष्टि से कह रहा है, तो विराम चिन्ह यहाँ पर लगना चाहिए था, यहाँ विराम लगना चाहिए था, लेकिन वो लगा नहीं है, तो इसलिए हमारा पहला विकल्प जो है वही सही हो जाएगा, वही वाक्य अशुद्ध है, इसलिए ये सही है। बल्कि दूसरा देखते हैं, नहीं यहाँ विराम लग गया, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, ये वाक्य सही है। मैं क्या कहता, प्रश्नवाचक लगा हुआ चिन्ह है, ये भी सही है। उसने पूछा, अल्प विराम लगा, फिर लिखा इन्वर्टेड कॉमा तुम कहाँ थे, ये भी सही है। तो हमारा जो सही विकल्प है, मतलब जो वाक्य अशुद्ध है, वो है पहला, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय, अर्थात जो लोकोक्तियाँ देखी उसका अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत, किसका अर्थ गलत लिखा है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो। पहले हम इसकी बात करते हैं, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो। तो जहाँ तक इसको देखते हैं तो ये हमारा सही है, क्योंकि लोग कहते हैं भैया उतना ही खर्च करो कि हमारी इज्जत भी बनी रहे, मतलब घी भी खाओ और पगड़ी, पगड़ी मतलब यहाँ पर इज्जत, पगड़ी भी हमारी बची रहे, इज्जत भी बची रही, तो इतना खर्च करो कि इज्जत बची रहे। दूसरा है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, मतलब छोटा मोटा वो करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती है, अर्थात थोड़े बहुत प्रयास के लिए, प्रयास करने से कुछ नहीं होता है, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ठीक, ये भी सही है। तीसरा है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, जिसको कहते हैं लोग आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक आपत्ति से छूटा और दूसरी विपत्ति में पड़ गया। ठीक, ये भी हमारा सही जगह। तीसरा है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। ठीक है, इसका आगे अर्थ लिखा, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारा जो है इसमें पूछा कौन सा जोड़ा गलत है, तो यही चौथा जो जोड़ा है वो गलत है। ठीक, चौथा जो चौथा जोड़ा हमारा है वही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। ठीक, तो चौथा जो है विकल्प वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है, चिरंतर शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चिरंतर मतलब होता है जो हमेशा हो, जो शाश्वत बना रहे, जो हमेशा हो, शाश्वत हो, निरंतर बना रहे, जो शाश्वत हो। तो शाश्वत यहाँ लिखा हुआ है, ये तो इसका विलोम है ही, इसका विलोम नहीं है। सनातन मतलब भी होता है जो हमेशा में, नश्वर मतलब होता है, नश्वर मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, जो नष्ट हो जाए, अर्थात जो नष्ट हो जाएगा वो हमेशा बना नहीं रहेगा। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा। अविच्छिन्न मतलब होता है जो छिन्न भिन्न ना हो, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, और जो नष्ट नहीं होगा वो हमेशा बना रहेगा। ठीक, तो ये हो नहीं सकता है। शाश्वत मतलब भी होता है, सनातन मतलब, नश्वर मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, अर्थात जो खत्म हो जाए। तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, नश्वर, अर्थात जो शीघ्र ही नष्ट हो जाए। तो चिरंतर मतलब होता है जो शाश्वत हो, हमेशा हो, और नश्वर मतलब होता है जो नष्ट हो जाए। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। रंग रंग जानना, रंग रंग जानना अर्थात अच्छी तरह से परिचित होना, ये सही विकल्प है, क्योंकि लोग कहते भी हम उसके रग रग से वाकिफ है, अर्थात अच्छी तरह से उसको जानते हैं। ठीक, लोहा लेना, लोहा लेना मतलब ये तो सामना करना, ये भी सही है। रास्ता नापना, ये गलत है। और शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी सही है। अर्थात शैतान, रास्ता नापना जो है, रास्ता नापना मतलब होता है दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करना, रास्ता नापना मतलब होता दौड़ भाग करना, दौड़ धूप करना। तो ये जो है यही जोड़ा गलत है, तीसरा जो है वो यही जोड़ा गलत है। तो हमारा जो है सही जवाब होगा तीसरा, रास्ता नापना, आकलन करना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर ध्यान देते हैं। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, ध्यान देना कि जो जोड़ा गलत है उसी को हमें निशान लगाना, उसी को हमें टिक करना है। तो पहला है, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। लोग ये कहते हैं भैया कि अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थात अक्ल बड़ी होती है, भैंस मतलब
जो ताकत होती है वो कम होती है, तो बल की अपेक्षा जो बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना चोर दोष ना मानकर दूसरे को मारना, भैया लोग कहते हैं तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है, तो ये भी विकल्प सही है, जोड़ा सही है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, ये भी सही है। आँख के अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी सही है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, ये जो जोड़ा गलत है, यही जोड़ा क्या है, गलत। आ बैल मुझे मार मतलब होता है अपने आप मुसीबत, अर्थात अपने जानबूझकर मुसीबत को मोल लेना। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, बैल को मारना नहीं होता है, ठीक। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा विकल्प संख्या 4। कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आ बैल मुझे मार, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है, अर्थात उड्डयन का संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद होता है उत धन डयन, उत धन डयन, दूसरा विकल्प सही है, उत धन डयन, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वैसे व्यंजन संधि में आता है, उत धन डयन व्यंजन संधि में आता है, उड्डयन रूप बनता है उत धन डयन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अर्थात जो सही सही लिखा हो, शुद्ध लिखा हो, उसका चयन हमें करना है। तो जैसे पहला रचयिता, रचयिता गलत लिखा है, रचयिता लिखा जाता है रचयिता। सुषुप्त जो होता है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता, बल्कि सुषुप्त लिखा जाता है, सुषुप्त ऐसे लिखा जाता है। दृष्टा, जो दृष्टा होता है वो दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, दृष्टा। और श्रेष्ठा, एक मिनट माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, ये दृष्टा जो है वो हमारा सही लिखा है, दृष्टा, दृष्टा ये सही लिखा हुआ है। और श्रेष्ठा जो है, श्रेष्ठा नहीं तो सृष्टा होता है, सृष्टा, ठीक, ये सही है। तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, क्योंकि दृष्टा जो है वो शुद्ध लिखा हुआ दृष्टा, ठीक है। दृष्टा मतलब होता है देखने वाला, तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, दृष्टा। बल्कि सृष्टा नहीं होता, सृष्टा होता है। सुषुप्त भी गलत लिखा है, रचयिता भी गलत लिखा है, दृष्टा सही लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा मतलब होता है जहाँ 4 राहों का समूह हो, 4 राहों का समूह है, जहाँ 4 रास्ते आके मिलते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। तो 4 राहों का समूह अर्थात बहुब्रीहि समास होगा, ठीक। सॉरी 4 राहों का समूह नहीं, बहुब्रीहि नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ आपका होगा द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक 4 राहों का समूह चौराहा होता है तो द्विगु समास होगा। 4 राहों का 4 संख्यावाचक शब्द है तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है अपने में सीमित होना, ये नहीं हो, ज्ञान होना, ये नहीं है, ठीक है। गुरु मंत्रणा नहीं है, ये गुप्त मंत्रणा है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई, गुप्त मंत्रणा, गुप्त मंत्रणा, ठीक, काम ना आना। तो हमारा सही विकल्प यही होगा, गुप्त मंत्रणा होना, अर्थात अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, बिल्कुल गुप्त मंत्रणा, अर्थात अंदर ही अंदर सारा काम कर लेना, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, देखा जाए तो बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अगर द्विग की बात करें तो इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक।
तो इसलिए जो अन्य पद प्रधान होता है वो होता है बहुव्रीहि समास में, अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई भी पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान कर देते हैं। तो ये बहुव्रीहि है, जो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वर किसका भेद है। तो भैया स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद होता है स्वर, संधि का भेद होता नहीं है। वर्ण का भेद होता है, अक्षरों का भेद होता है। स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं। तो आसान सा शब्द है, ये आसान सा सवाल बिल्कुल है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार में अत होगा नहीं, अति होता है, क्योंकि अति ही कर दिया जाता तब भी अत्याचार होता। लोग कहते भी बहुत अति कर दिया आपने, अति मतलब बिल्कुल हद कर दिया है। ठीक है, अति धन आचार, अत्याचार। ठीक, तो हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही होगा इस प्रश्न का। तो सही विकल्प है अति, अति विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं होगा, प्रयत्न का भी नहीं होगा। जब अनुकरण शब्द यहाँ लिख दिया गया है तो सीधी सी बात है कि वो अनुकरण का सिद्धांत होगा, क्योंकि वो अनुकरण ही कर रहा है, उसकी भाषा का अनुकरण कर रहा है, तो अनुकरण का सिद्धांत होगा। ठीक, चलिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका? रूपक अलंकार होगा। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण करने के बाद हवा निकले, गर्म हवा सांस हमारे मुंह से निकले, वही होता है ऊष्म वर्ण। तो कौन सा वर्ण है वो? स श श ह। ये तीन वर्ण, चार वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? स श श ह। ये क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, जिससे ऊष्मा निकले, गर्मी निकले मुंह से। ठीक, तो स श श और ह। ठीक, ये जो वर्ण होते हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। मेढक का तत्सम रूप क्या है? ये मेढक तद्भव रूप है। मेढक का तत्सम रूप देखना। तत्सम मतलब शुद्ध शब्द क्या है? तो भैया कहते हैं मुद्ग, ये होगा नहीं। मंडूक, बंदूक तो जानते हैं, मुष्टि मतलब मुट्ठी होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? मंडूक। लोग कहते नहीं कूप मंडूक, कूप मंडूक। ठीक, तो कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक। ठीक है, तो मंडूक शब्द होता है शुद्ध शब्द तत्सम रूप में। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही है इस प्रश्न का। मेढक का तत्सम रूप क्या होगा? मंडूक। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है दिक धन गज। दिक धन गज दिग्गज बनता है। ये जो संधि होती है वो होता है जस्त्व संधि, जस्त्व संधि। और ये संधि जो है व्यंजन संधि के में आती है। ठीक, दिक धन गज है, का गा बन जाता है, दिग्गज बनता है जस्त्व संधि में। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आज हमने देखा 30 प्रश्नों को, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत लगी है उसके लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव भी तो कमेंट अवश्य करें। ठीक है, हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।